वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 18 की शुरुआत होती है जहां एक किंग वो बाई से कहती है कि उसने उसके लिए कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया है। इस पर वो बाई कहता है कि उसकी मौजूदगी ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फिर वो बाई एक किंग को किस करने ही वाला होता है कि तभी वहां 97 आ जाता है, जिससे वो बाई तुरंत पीछे हट जाता है। 97 कहता है कि वह गेस्ट्स को वू लियाओ के फीचर्स के बारे में बता दे और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। एकिंग भी वो बाई से कहती है कि अब वो भी चला जाए, तो वह चला जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर शियांग के अचानक आने से एकिंग थोड़ी घबरा जाती है जब वह उसके लिए एक केक लेकर आता है जो उसने खास एकिंग के लिए बनवाया था। वह माफी मांगता है कि वह बहुत बिजी था और बात नहीं कर पाया। एकिंग कहती है कि जरूरी बातें तो फोन पर भी हो सकती हैं, लेकिन मिस्टर शियांग कहता है कि कुछ बातें सामने से कहना ही बेहतर होता है। वह इशारों इशारों में अपनी भावनाएं जाहिर करता है। एकिंग को रोबोट वर्ल्ड की गॉडेस कहता है और बताता है कि कई लोग उसे एडमायर करते हैं। फिर सीधे सीधे पूछता है कि वह उसके बारे में क्या सोचती है और यह भी इशारा करता है कि वह वांग हाउ से ब्रेकअप के बाद उसका नया पार्टनर बनना चाहता है। एकिंग शॉक हो जाती है और उसकी बात को मजाक समझकर टाल देती है। वह कहती है कि शायद वह अप्रैल फूल का मजाक कर रहा है। इसी बीच शेंजे वहां आ जाता है और मिस्टर शियांग को छेड़ता है कि वह एकिंग को प्रपोज कर रहा है। मिस्टर शियांग फिर बोल्डली कहता है कि आज से वह ऑफिशियली एकिंग को परस्यू करेगा। तभी शेंजे कहता है कि उसने पहले भी सुना था कि वह टोंग नियान को परस्यू कर रहा था, जिसे मिस्टर शियांग इनकार कर देता है। तभी वांग हाओ वहां आता है और बताता है कि ट्रैफिक की वजह से वह लेट हो गया। सब लोग उसका स्वागत करते हैं। वह वू बाई के बारे में पूछता है और अंदर चला जाता है। उसी समय मिस्टर शियांग फिर से एकिंग को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन वू बाई बीच में बोलता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि एकिंग पहले से ही किसी और को पसंद करती है। हालांकि किसी को नहीं पता कि वह कौन है। तब मिस्टर शियांग पूछता है कि वह कौन है, तो एकिंग कहती है कि उसे विनेगर से एलर्जी है। तब वांग हाओ को याद आता है कि वू बाई बचपन से ही विनेगर नहीं खाता, यहाँ तक कि विनेगर वाली पत्ता गोभी भी नहीं। वह थोड़ा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब सब लोग खाना पीना कर रहे होते हैं और सोशल हो रहे होते हैं, कुछ टीम मेंबर्स काम की बात करने लगते हैं। एकिंग को ट्रेनिंग प्लान और रिसर्च में मदद चाहिए होती है, तो शेंजे सुझाव देता है कि वह वू बाई से पूछ ले, जो डाटा का एक्सपर्ट है। वू बाई मदद ऑफर करता है और वे दोनों साथ में बाहर निकल जाते हैं। फिर एक फ्लैशबैक में सुचेंग बताती है कि ब्रेकअप के बाद ही उसे पता चला था कि वह प्रेग्नेंट थी। वह यह भी कन्फेस करती है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और वह वांग हाउ से कहती है कि वह उनकी बेटी शियाओआई की परवरिश करे। वह जोर देकर कहती है कि बच्ची उसी की है और बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा पितृत्व टेस्ट के लिए भी तैयार है। वांग हाउ शॉक में होता है और गिल्टी महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब बातें एकिंग को कैसे बताए। तभी एकिंग वहां आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। वह सीधे पूछती है कि क्या जो कहा गया वह सच है। तब वह औरत कंफर्म करती है कि शियाओआई वांग हाउ की ही बेटी है। बाद में सुचेंग वांग हाउ से अकेले मिलने के लिए कहती है। वह अपने अतीत के लिए माफी मांगती है और मानती है कि उसने मजबूरी में वांग हाउ को शियाओआई को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से उसका एकिंग से ब्रेकअप हो गया। वांग हाउ कहता है कि उनके ब्रेकअप का कारण वो और शियाओआई नहीं थे। फिर सुचेंग बताती है कि वह शियाओआई को विदेश ले जाने की योजना बना रही है और उसी सिलसिले में उसने वांग हाउ को बुलाया था। वांग हाउ हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि वह शियाओआई को किसी चीज की तरह ट्रीट कर रही है। जब नहीं पाल सकी तो छोड़ दिया। क्या तुमने कभी सोचा कि उस बच्ची को कैसा लगेगा? सुचेंग कहती है कि वह सब कुछ ठीक करना चाहती है और बहुत समय से कोशिश कर रही है। इमोशनल होकर वह वांग हाउ से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी आसान रही है? बहस बढ़ जाती है, लेकिन वांग हाउ शांत रहने की कोशिश करता है और कहता है कि वह शियाओआई को उसके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं होगा। उसका मानना है कि शियाओआई भी उसके साथ नहीं जाना चाहेगी। सुचेंग तर्क देती है कि वह उसे बेहतर मेडिकल केयर दे सकती है और हमेशा उसके साथ रह सकती है। वह कहती है कि एक लड़की के लिए उसकी माँ का होना जरूरी होता है जब वह बड़ी हो रही होती है। वांग हाउ नाराज हो जाता है और उसे सेल्फिश कह देता है। तभी शियाओआई का कॉल आता है और वह वापस उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में वू बाई और एकिंग साथ होते हैं, जहां वे दोनों वू बाई के कमरे में जाते हैं, लेकिन वू बाई एकिंग को अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि कमरा थोड़ा गंदा है, वह पहले उसे साफ कर ले। एकिंग को लगता है जैसे वह कुछ छुपा रहा हो, लेकिन फिर वह अंदर आने देती है। जब एकिंग उससे पूछती है कि क्या वह कुछ छुपा रहा था, तो वह कहता है कि बस कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन थी। एकिंग मजाक में कहती है कि लड़कों के छोटे मोटे सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन वो बाई जोर देकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर बात एक बॉक्स की तरफ जाती है जिसमें बहुत सारे हार्ट शेप बने होते हैं। एकिंग वो बाई को छेड़ती है कि उसने एक फैन बॉय श्राइन बना रखा है। तभी फ्लैशबैक में पता चलता है कि 97 ने उसके लिए ये फैन बॉय कलेक्शन कैबिनेट बनाया था, जिसमें वह अपनी गॉडेस के पोस्टर और मैगजीन रख सकता है। वू बाई थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन खुश भी दिखता है। उसे फिर से फैन बॉय कहकर छेड़ा जाता है। तभी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। कैबिनेट के एडमिन राइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक आवाज आती है, ब्लू अनलॉक्ड। तभी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है जब पूछा जाता है
तो वू बाई समझाता है कि उसने इस इंसान को वही एक्सेस दी है जो बाकी लॉक सिस्टम पर भी है, सिर्फ क्लब के कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स को छोड़कर। ये एक सूक्ष्म संकेत है उसके ट्रस्ट का। जब वो बाई चेक करने का ऑफर देता है तो ए किंग तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसने वादा किया था कि उसके सीक्रेट्स नहीं देखेगी। फिर सीन काम की तरफ शिफ्ट होता है। वू बाई एक फाइल देता है जिसमें मॉडल इन्फॉर्मेशन होती है जो उसने ऑर्गेनाइज की है और कहता है कि शायद ये हेल्पफुल हो। ए किंग उसे दिल से थैंक यू कहती है। जब वे दोनों बाहर होते हैं तो ए किंग वू बाई से कहती है कि कल उसे उसके साथ कहीं चलना है। जब वू बाई नहीं पूछता कि कहाँ, तो ए किंग हैरान होती है। वू बाई कहता है कि वह कहीं भी जाएगा जहाँ ए किंग कहे। फिर वे दोनों ए किंग के घर के बाहर पहुँचते हैं तो ए किंग अंदर जाने लगती है और कहती है कि कल मिलेंगे। वू बाई उसे पुकारता है और कहता है कि क्या वे थोड़ी जल्दी मिल सकते हैं। दोनों एक सॉफ्ट गुड नाइट एक्सचेंज करते हैं। बाद में जब ए किंग काम कर रही होती है तो वू बाई उसे कॉल करता है और कहता है कि अगर शियाओमी के इश्यू में मदद चाहिए हो तो वह अवेलेबल है। ए किंग हैरान होती है कि उसने कैसे अंदाजा लगाया। फिर वह चेक करती है कि बारिश हो रही है क्या और क्या वह KNK पहुंच गया है। तो वू बाई कहता है कि अभी तो नहीं। ये एपिसोड तब और भी इमोशनल हो जाता है जब वू बाई थोड़ा भावुक होकर कहता है कि ए चिंग उसकी पहली गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुमकिन है कि उसे रिलेशनशिप संभालने का ज्यादा अनुभव न हो। वो कहता है कि अगर वो कभी कुछ गलत करे तो वो उसे जरूर बता दे। आई चिंग उसे आश्वस्त करती है कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। फिर वो कहती है देर तक मत जागना और आराम करना। शांघाई स्टेडियम की आई चिंग को शक होता है कि शायद उसी ने 97 को टॉवल देने के लिए कहा था, लेकिन वू बाई मना करता है। आई चिंग मजाक में उसे माफ कर देती है और उसके लिए कपड़े लेने चली जाती है। वो उसे एक कपड़ा देती है जो कभी वू बाई ने उसे दिया था, लेकिन वो लौटाना भूल गई थी। वो कहती है कि उसने धो दिया है, अब पहन लो। जब वू बाई हिचकिचाता है तो आई चिंग चुलबुले अंदाज में कहती है मैं नहीं देखूंगी, बदल लो। जब बाहर तेज बारिश हो रही होती है, आई चिंग अपने पापा को अचानक देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो अचानक यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके पापा कैजुअली कहते हैं क्या मुझे आने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। तभी आई चिंग घबरा जाती है। आई चिंग जल्दी से आई जिंग को मैसेज करती है कि वो और वू बाई कमरे में हैं। आई जिंग अपने पापा से कहती है कि उन्हें आने से पहले बताना चाहिए था। पापा बोलते हैं कि वो तो बस ताश खेलने आ रहे थे और साथ में कुछ खाने का सामान भी ले आए हैं। फिर वो पूछते हैं कि आई चिंग कहाँ है। जब पता चलता है कि वो बाहर गई है तो वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं और घर में सब चेक करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बालकनी का दरवाजा बंद है या नहीं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। वो डांटते हैं कि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। जब वो बालकनी का दरवाजा वेंटिलेशन के लिए खोलने जाते हैं, अंदर आई चिंग और वू बाई चुपचाप होते हैं। बाहर पता चलता है कि दरवाजा लॉक हो गया है। आई जिंग बताती है कि तेज हवा से दरवाजा बंद हो गया और सिर्फ आई चिंग के पास उसकी चाबी है। पापा लॉक स्मिथ बुलाने की बात करते हैं, लेकिन आई जिंग कहती है कि आई चिंग वापस आ जाएगी तो खोल देगी। पापा जाने लगते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उससे अकेले में बात करनी है। दोनों बैठ जाते हैं और पापा उसके रिश्ते के बारे में बात शुरू करते हैं। आई जिंग थोड़ा अजीब महसूस करती है, लेकिन उसके पापा पूछते हैं कि वो दोनों कितने सीरियस हैं। आई चिंग हल्के में बोलती है कि कुछ खास नहीं है, लेकिन पापा जोर देते हैं कि वो उसके पिता हैं और उन्हें जानने का हक है। वो बताते हैं कि उन्हें नींद नहीं आई जब उन्होंने आई चिंग और शेंजे के रिश्ते के बारे में सोचा। वो चेतावनी देते हैं कि यंग लव कभी कभी जल्दी खत्म हो जाता है और अगर कभी लड़का चीट करे तो आई जिंग को बहुत दुख होगा। आई जिंग कहती है कि शेंजे ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन पापा कहते हैं कि सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर पापा उनकी उम्र के फर्क की बात करते हैं कि 3-4 साल बाद शेंजे 30 का हो जाएगा और आई जिंग 33 की, और लड़कियों के लिए उम्र में अक्सर नुकसान होता है। आई जिंग चिढ़ जाती है और कहती है कि पापा बस लेक्चर दिए जा रहे हैं, उसे क्या कहना चाहिए। फिर वो साफ साफ बोलती है कि ब्रेकअप का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास बालकनी की एक स्पेयर चाबी है। आई जिंग हैरान और थोड़ी चिढ़ जाती है कि इतना ड्रामा तब किया जब पहले से ही उनके पास चाबी थी। पापा फिर से थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं और फिर से कुछ सलाह देते हैं, जैसे खिड़कियां बंद रखना और क्लोजेट का वेंटिलेशन खोलना। जब वो क्लोजेट खोलने ही वाले होते हैं, तभी आई जिंग फिर से याद दिलाती है कि उनके दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तब वो आखिरकार चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वू बाई और आई चिंग एक रोमांटिक पल साझा करते हैं। वू बाई बोलता है चलो अब एक किस दे दो पहले। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वहाँ वांग हाओ अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि शाओवाई बिल्कुल ठीक है, वो बस उसकी स्कूल की तैयारी में मदद कर रहा था। फिर वो कहता है कि अब देर हो गई है, माँ को सो जाना चाहिए और उसे कंपनी के कुछ काम देखने हैं। उसके बाद आई चिंग की बहन तैयार हो रही होती है बाहर जाने के लिए और शेंजे से पूछती है कि उसे क्यों नहीं बताया गया कि उनकी माँ शंघाई आई हैं। जब पता चलता है कि माँ अस्पताल में एडमिट हुई थी तो वह तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ आई चिंग वू बाई को फोन करती है और कहती है कि वो आ रही है और वू बाई कंफर्म करता है कि वो नीचे इंतजार कर रहा है। दोनों मिलते हैं और एक होटल के लिए निकलते हैं। आई चिंग होटल में चेक इन करती है।
लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। उसने 2 कमरे बुक किए थे, लेकिन कम उपलब्धता के कारण सिर्फ एक ही रूम बचा होता है। तब उसे याद आता है कि प्लेटफॉर्म ने मैसेज भेजा था, लेकिन उसने मिस कर दिया। कोई और ऑप्शन न होने के कारण वो एक ही रूम के लिए तैयार हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि कमरा 1 घंटे में तैयार होगा। अगले सीन में आई जिंग अस्पताल पहुंचती है और बताती है कि वो इसलिए आई क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में थी। शेंजे उसे भरोसा दिलाता है कि माँ की तबीयत गंभीर नहीं है और वो जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगी। फिर वो कहता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं, लेकिन आई जिंग पहले अपनी माँ से मिलना चाहती है। वह बताती है कि वह उनके लिए बर्ड्स नेस्ट लाई है, जो एक पारंपरिक चीनी टॉनिक होता है। आई जिंग को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, और जब शेंजे बात टालने की कोशिश करता है तो वह और ज्यादा सवाल करने लगती है। तब शेंजे बताता है कि शिंग जोजो ने उसकी माँ से कुछ बुरा कह दिया था। यह सुनकर आई जिंग अपसेट हो जाती है और मान लेती है कि उसकी माँ अब उससे नाराज होंगी। शेंजे उसे माँ से मिलने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे टकराव का डर होता है, लेकिन आई जिंग जिद करती है कि इस चीज का सामना तो कभी न कभी करना ही होगा, और वह वादा करती है कि वो गुस्सा नहीं करेगी। अस्पताल में जब वो माँ से मिलने जाते हैं, जोजो पहले से वहाँ होती है, देखभाल दिखा रही होती है और बर्ड्स नेस्ट सूप भी लेकर आई होती है। आई जिंग अपने आप को शेंजे की गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन माहौल एकदम अजीब हो जाता है। शेंजे की माँ उसके लिए ठंडी और रूखी होती है और साफ साफ जोजो को ज्यादा पसंद करती है। आई जिंग चाहे जितनी भी विनम्रता से पेश आए, उसकी माँ बार बार जोजो की तारीफ करती रहती है और आई जिंग से उसके और शेंजे के रिश्ते को लेकर मुश्किल सवाल पूछती है, खासकर उनकी उम्र के अंतर को लेकर। जोजो आग में घी डालने जैसा बर्ताव करती है और बड़ी चालाकी से ये बात उठाती है कि आई जिंग शेंजे से 3 साल बड़ी है। उसकी बातें बाहर से मासूम लगती हैं, लेकिन अंदर से उकसाने वाली होती हैं। आई जिंग खुद को संयम में रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ के पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स उसे अंदर ही अंदर चिढ़ा देते हैं। आखिरकार शेंजे आई जिंग का पक्ष लेता है, लेकिन माहौल इतना बिगड़ जाता है कि आई जिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शेंजे उसके पीछे जाता है और याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन आई जिंग उस पल अकेला रहना चाहती है। बाद में शेंजे जोजो को बाहर बुलाता है और सीधे सीधे कहता है कि वह उसकी माँ से आई जिंग के बारे में बुरा कहना बंद करे। जोजो अपनी सफाई देती है कि उसने सिर्फ वही सच कहा जो उससे पूछा गया था। शेंजे और कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। सीन फिर से वू बाय और आई चिंग पर शिफ्ट होता है, जो बाहर वक्त बिता रहे होते हैं। वू बाय आई चिंग को किस करने के लिए कहता है। आई चिंग लगभग किस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वह वू बाय की कैप ले लेती है ताकि धूप से बच सके। उनकी बातचीत बहुत ही स्वीट और हल्की फुल्की होती है, जो उनके बॉन्ड और कंफर्ट लेवल को दिखाती है। वू बाय उसे प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जो उसके केयरिंग नेचर को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ शेंजे बार बार आई जिंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। शेंजे कैन के में वापस आता है और सब उसका मूड नोटिस करते हैं। वो काफी डाउन लग रहा होता है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि शायद उसे किसी ने डंप कर दिया। शेंजे गुस्से में कहता है कि वो तो किसी रिलेशनशिप में है ही नहीं। अगले सीन में आई चिंग ने वू बाय के लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान किया होता है। क्योंकि वो दोनों मूवी नहीं देख पाए थे, इसलिए उसने एक प्रोजेक्टर सेटअप किया है और एक पर्सनल सेलिब्रेशन अरेंज किया है। उसने खुद का एक क्यूट फिगर डिजाइन करके बनवाया होता है, जिसमें वो कैप पहने होता है। वू बाय इस जेस्चर से बहुत भावुक हो जाता है और कहता है कि ये उसका अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे है। जब उससे विश मांगने को कहा जाता है, तो वो कहता है कि वो हर साल ऐसा सेलिब्रेशन चाहता है, लेकिन आई चिंग उससे कहती है कि थोड़ी दिल से विश मांगो। तब वू बाय कहता है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सीन एक रोमांटिक नोट पर खत्म होता है, जब आई चिंग कहती है, अब भी एक आखिरी सरप्राइज बाकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।